Now we are starting with structure of secondary oocyte. So what is the meaning of secondary oocyte? It is formed at the time of oogenesis. Okay, at the time of oogenesis, whatever secondary oocyte, not the ovum, I am telling that is secondary oocyte form. ओके, सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन जो भी oogenesis के टाइम में ओवम के अंदर होगा वो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं अभी. इट इज नॉट द ओवम. ओवम तो साइमल्टेनियसली जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से चेंज हो जाएगा. So that is secondary oocyte which is formed inside a female reproductive tract inside a ovary. Ovary के अंदर ये फॉर्म होगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर. Now in human unfertilized egg when ovulated, okay, in a human when unfertilized egg when ovulated, that is release of ovary is actually a secondary oocyte. Means हम लोग जो बोलते हैं that is nothing but the egg are releasing and ovum is releasing at the time of ovulation. This ovum is not the ovum or egg, so it is nothing but the secondary oocyte. मतलब वहां पर full development नहीं हुआ है. So this is nothing but not the ovum, so it is a one type of secondary oocyte. और फिर secondary oocyte का एम्पुला में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम में फिर उसका डेवलपमेंट किस में होता है? ओवम में होता है. So whatever structure is releasing from Graafian follicle and ovary at the time of ovulation, this is nothing but the secondary oocyte. जो कि हमको यहाँ पे राइट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है वो अनफर्टिलाइज्ड एग. ओके, ये अनफर्टिलाइज्ड एग दैट इज नथिंग बट द दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी oocyte का डायग्राम. डन. इट इज नॉन क्लेडोइक. Now you when we compare a egg of human and an egg of bird, so bird के egg के ऊपर क्या होता है? एक covering होता है, shell होता है. But human egg do not have any type of human female egg do not have any type of covering. That type of egg is called it as a non-cladoic. Okay, human के egg के ऊपर किसी भी type का covering नहीं होता है, so that is called it as a without shell, and the word is called it as a non-cladoic. Then human egg is microlethal. That is, yolk is present in a very small amount. What is the meaning of yolk? So all of you, so many of you have eaten an egg. Egg के ऊपर जो egg के अंदर जो आपका येलो कलर का पार्ट होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी के डेवलपमेंट के टाइम में, दैट इज कॉल्ड इट एज अ योक. सो नॉर्मली देखो क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर जो एग है और बेबी है वो बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है. और बेबी, ओके, बेबी और प्लस ह्यूमन बॉडी यानी कि फीमेल, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है दैट इज प्लासेंटा. एंड थ्रू दैट प्लासेंटा व्हाट एवर नरिशमेंट एंड अ न्यूट्रिएंट इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब भी चाइल्ड में होता है, सो उस एम्ब्रियो को फीमेल से ही बॉडी से प्लासेंटा जो कनेक्शन होता है उससे ही क्या प्रोवाइड होता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है. सो मीन्स योग का जरूरत यहाँ पे नहीं है, योग बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है. सो दिस टाइप ऑफ एग which consist of very small amount of yolk is called it as a microlecithal. बट अगर मैंने बर्ड वगैरह लिया तो वहां पर ये क्या होगा? मैक्रोलेसिथल. बर्ड का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट जो फीमेल बर्ड होती है, मदर बर्ड होती है, वो उस एग के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है, कोई भी कंटेंट ऐड नहीं कर सकती, इसलिए उनका एक साइज में बिगर होता है. बट ह्यूमन का एक स्मॉल क्यों होता है? वो लोग इतने स्मॉल होने पर भी उनका एक बिगर होता है और ह्यूमन का एक स्मॉल क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर माइक्रोलेसिथल यानी कि योग का कंटेंट स्मॉल होता है और डायरेक्टली प्लासेंटा का कनेक्शन होने के टाइम वो नरिशमेंट बॉडी से प्रोवाइड होता है. देन द साइज ऑफ दैट पार्ट, so size of a egg is 0.1 millimeter, that is 100 micron. Okay, all of you know 1 millimeter, अगर 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट में डिवाइड किया तो 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को फिर से 10 पार्ट में डिवाइड किया मतलब कितना स्मॉल होगा वो एग. ओके, दैट इज देन द स्ट्रक्चरली इट इज राउंडेड, नॉन मोटाइल. ओके, स्पर्म के अंदर मूवमेंट होता है बिकॉज स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लस टेल होता है, बट एग के अंदर कोई भी टेल नहीं होता है. सो एग इज नॉन मोटाइल, इसमें मूवमेंट नहीं होगा. Egg is haploid. Haploid gamete means the nucleus of an egg
consists of 23 number of chromosome, that is only one set of chromosome, that is called it as a haploid female gamete. Then the next part, the nucleus of an egg appears large and is call it as a germinal vesicle. Now you can see in this diagram, अगर हमने फर्टिलाइजेशन के टाइम का भी अगर आपने कोई डायग्राम अगर कंपेयर किया, सो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो स्पर्म एंटर होता है ना, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस, ये दोनों में साइज में डिफरेंस होता है. सो दैट nucleus of a egg appears large, white appears large, so this part is nothing but the germinal vesicle part. Typical nucleus and a pronucleus is formed at the time of fertilization. मतलब सच में जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है वो कब फॉर्म होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में फॉर्म होता है. इसीलिए ये जर्मिनल वेसिकल होने के कारण इसका साइज कैसे रहेगा, थोड़ा सा साइज में बिगर होगा. और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कब होगा, इन्होंने बोला है फर्टिलाइजेशन के टाइम में. मतलब ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी फिर उस टाइम ओवम में कन्वर्ट होगा और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस पर्टिकुलरली स्मॉल साइज में होता है, वो हमको साइज दिखेगा. देन the cytoplasm of an egg is called it as a ooplasm. So whatever cytoplasm content in that content is called it as a ooplasm. And human egg and secondary oocyte is devoid of centriole. यहाँ पर आपको कहीं पर भी centriole नहीं मिलेगा. सो अब इसके अंदर डिवीजन कैसे होगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि फर्टिलाइजेशन के टाइप जब स्पर्म एंटर करेगा तो स्पर्म का न्यूक्लियस साथ में सेंट्रियोल को भी एंट्री कहाँ पे करवाएगा, फीमेल के एग में. सो यहाँ पर डिवीजन यानी कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए वो सेंट्रियोल हेल्प करेगा, जो कि एग के पास नहीं है. सो नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर आपको कहीं पर भी सेंट्रियोल नहीं मिलेगा. देन द नेक्स्ट पार्ट, एग मेम्ब्रेन. ओके, कवरिंग एग के ऊपर कौन से कवरिंग है वो यहाँ पे दिए. एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वाइटलिन मेम्ब्रेन. नाउ कैन सी दैट एग के ऊपर एक यहाँ पर डार्क पिंक कलर में देखो एक कवरिंग दिया है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड इट एज अ वाइटलिन मेम्ब्रेन. सो वाइटलिन मेम्ब्रेन ऑन अ एग will secrete one type of a non-cellular glycoprotein membrane, और फिर इसके ऊपर फिर से एक कवरिंग फॉर्म हो जाएगा. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट इज कॉल्ड इट एज जोना पेलोसेडा. मींस ये जो वाइटलिन मेम्ब्रेन है एक के ऊपर, ये एक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रेट करेगा विच इज अ वन टाइप ऑफ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन. मतलब ये कोई सेलुलर कंटेंट नहीं है. सो वाइटलिन मेम्ब्रेन ये ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करेगा और फिर ये जो वाइटलिन मेम्ब्रेन है इसके ऊपर फिर से एक कवरिंग का फॉर्मेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस वाइटलिन मेम्ब्रेन सिक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन. सो वही पॉइंट है, वाइटलिन मेम्ब्रेन सिक्रेट अ नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड इट एज अ जोना पेलोसिडा, जो कि वाइटलिन मेम्ब्रेन के आउटर साइड में है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ जोना पेलोसिडा. Then the next part, now you can see that on the outer side of zona pellucida, there is a cell, there is a radially arranged cell that is called it as a corona radiata. So ये जो सेल आपको पिंक कलर में मिल रहा है, that is called it as a corona radiata layer. So वही पार्ट दिया. Adhering to a surface of zona pellucida के upper surface में are several radially elongated cell फॉर्मिंग कोरोना रेडिएटा. सो जोना पेलुसिडा के अपर साइड में जो भी आपके सेवरल रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हैं, ओके, इलोंगेटेड नॉट द फुल सर्कुलर, थोड़ा सा ये एक के शेप में है, दैट इज इलोंगेटेड है एंड दिस इज कॉल्ड इट एज ये एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज कॉल्ड इट एज कोरोना रेडिएटा थर्ड लेयर. ओके, दैट इज कॉल्ड इट एज कोरोना रेडिएटा थर्ड लेयर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, these cells are derived from innermost layer of granulosa cell. granulosa cell हमने कब लिया था, so that is हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था ग्राफियन फॉलिकल का. ओके, ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर पे अगर जाकर देखोगे, सो नाउ कैन सी दैट ग्राफियन फॉलिकल में हमने ग्रैनुलोसा सेल के 2 लेयर लिए थे और उसके अंदर जो इनर वाला लेयर है वो एक के ऊपर होता है, एक के ऊपर इनर वाला लेयर होता है ग्रैनुलोसा सेल का, और ये इनर वाला लेयर ही किसका फॉर्मेशन करेगा, दैट कोरोना रेडिएटा का. सो दिस कोरोना रेडिएटा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, इसका डेरिवेशन और ये कहां से फॉर्म होगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा. ग्रैनुलोसा के 2 लेयर हमने देखे थे और दोनों के बीच में एक कैविटी देखा था. सो ये जो इनर साइड वाला जो लेयर है
वो किसका फॉर्मेशन करेगा? कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करेगा। देन there are many there are firmly held to Xenopolicida to each other by hyaluronic acid, that is a mucopolysaccharide. Okay, they are firmly held together, means ये जो भी आपका जोना पोलिसिडा का लेयर है, ओके, जोना पोलिसिडा का ये जो लेयर है, इसके ऊपर ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल है ये firmly अटैच रहेंगे, and these attachment with the help of one type of hyaluronic acid, that is a one type of mucopolysaccharide. ये एक टाइप का hyaluronic acid है जो कि एक टाइप का mucopolysaccharide है. Okay, so it is one type of glucose content and sugar content. Then the next part, between the vitelline membrane and zona pellucida there is a fluid filled cavity, that is called it as a perivitelline space where first polar body is located. So देखो, जब भी meiosis 1 होगा तो एक सेकंड एक फॉर्म होगा सेकेंडरी oocyte और दूसरा फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट पोलर बॉडी. सो यहाँ पर आपको दोनों भी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे. नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो जोना पेलुसिडा है और ये जो पिंक कलर वाला है वाइटलिन मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है. सॉरी, जस्ट अ मिनट. इन दोनों के बीच में एक स्पेस है. ओके, इन बिटवीन द जोना पेलुसिडा और ये जो पिंक कलर वाला डार्क कलर का वाइटलिन मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है. दैट स्पेस इज कॉल्ड इट एज अ पेरीविटलिन स्पेस. और ये पेरीविटलिन स्पेस के अंदर देखो, ये साइड में, नाउ कैन सी दिस डायग्राम, ये पेरीविटलिन स्पेस के अंदर जो आपको एक छोटा सा बॉडी दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी हमने कब देखा था? हाँ, so we have seen a first polar body at the time of meiosis 1. जब meiosis 1 होगा, so उस टाइम एक जो सेल बनेगा वो होगा सेकेंडरी oocyte, जो कि हमको यहाँ दिख रहा है बिगर, और उसके साथ में क्या बनता है? फर्स्ट पोलर बॉडी. सो दिस इज अ फर्स्ट पोलर बॉडी. सो फर्स्ट पोलर बॉडी का लोकेशन कहाँ पर है? पेरीविटलिन स्पेस में. और पेरीविटलिन स्पेस कहाँ पर है? जोना पेलुसिडा और वाइटलिन मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ पेरीविटलिन स्पेस, जहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी. देन the egg of a human, okay, egg of a human shows a polarity, means यहाँ पर दो पोल है. So कौन से दो पोल है? So egg shows a polarity. The side having a germinal vesicle and the first polar body is called animal pole, while the opposite side is called vegetal pole. Now can see in this diagram. अब ये पूरे के पूरे डायग्राम में ये जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट आपको मिल रहा, ये पूरे डायग्राम में आपको देखो, ये वाला जो साइड है, ये साइड जो है, सो इस साइड में फर्स्ट पोलर बॉडी और जो जर्मिनल वेसिकल है, सो ये जिस साइड में, मींस ये इस साइड में है, सो दिस साइड ऑफ ओवम और एग इज कॉल्ड इट एज एनिमल पोल, और इसका अपोजिट साइड यानी कि ये वाला जो साइड है, दिस इज कॉल्ड इट एज वेजिटल पोल. सो जिस साइड में जर्मिनल वेसिकल, दैट इज न्यूक्लियस, एज वेल एज फर्स्ट पोलर बॉडी है, दैट इज कॉल्ड इट एज एनिमल पोल, और अपोजिट वाला साइड यानी क्या है? वेजिटल पोल है. सो दिस इज ऑल अबाउट. देन इन अवर बुक देयर इज अनदर पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर करके आपके बुक में एक और पॉइंट दिया है, दैट इज अ हिंदू मैरिज एक्ट दिया है, 1955 में गवर्नमेंट ने लाया था. ओके, सो इंडियन लॉ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट हैज डिफाइंड द मैरिजेबल एज ऑफ बॉय एंड गर्ल. ओके, सो अगर किसी का मैरिज हो रहा है, सो बॉयज और गर्ल्स के लिए एक लोअर मिनिमम एज डिफाइन किया. एज पर दिस एक्ट, मिनिमम एज ऑफ बॉय मस्ट बी 21 and for girl must be 18 year at the time of marriage. This is called it as a Hindu Marriage Act under the